तोलने का पता नहीं क्या होगा। लेकिन तभी राजेश के एक भाई ने पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिखाई। उसने कहा कि हमें डाउट है कि हमारे भाई का रोड एक्सीडेंट में मौत इनकी नहीं हुई है, बल्कि इनको मारा गया, इनको जहर, बल्कि पहले भी जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। तो ये एक्सीडेंट एक दिखावा है। और पुलिस ने जब कहा कि ऐसी बात है तो फिर जांच की तो फिर हॉस्पिटल पहुंचे जब वो तबीयत बिगड़ी थी जहर वाली। और उन भाइयों को इत्तेफाक से ये पता था कि एक राज मिस्त्री है जिसके साथ उनकी भाभी के बड़े क्लोज रिश्ते हैं। शायद भाई ने बताया हो, पड़ोसियों तक को तो पता था। अब जब इस रिश्ते की कहानी आई तो पुलिस के भी काम खड़े हुए। उन्होंने कहा कि चलो अब तफ्तीश करते हैं। अब पहली बार पुलिस ने तफ्तीश ढंग से करनी शुरू की। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा तो देखा कि जब एक्सीडेंट हुआ तो एक दूसरे कैमरे में एक दूसरी गाड़ी इस कार को लगातार फॉलो कर रही थी। और फिर एक विटनेस था जिसने बताया कि एक गाड़ी में बैठकर ये लोग भागे दूसरी, तो वो वही कार थी जो फॉलो कर रही थी। अब ये लिंक जुड़ा तो पुलिस को लगा उधर कहानी पता चली। अब पुलिस ने राजेश की कॉल डिटेल को खंगाला। अब और किसको खंगालें, तो भाइयों ने भाभी पर शक जताया तो पिंकी के कॉल डिटेल खंगाले गए 4 नवंबर की मॉर्निंग की। उसमें उस वक्त के जो नंबर मिले तो उसमें एक नंबर मिला शैलेंद्र सोनवरकर का। अब उसका नाम इन लोगों ने सुन रखा था, राज मिस्त्री। अब सुबह सुबह सैटरडे के दिन 5:30-6 बजे कॉल क्यों? पुलिस ने शैलेंद्र को उठाया और उससे पूछताछ शुरू की। अच्छा, इससे पहले उन लोगों ने मोबाइल का जो लोकेशन देखा तो इत्तेफाक से शैलेंद्र का भी लोकेशन उसी स्पॉट पर दिखा रहा है और पिंकी का भी लोकेशन उसी स्पॉट पर दिखा रहा है। तो बहुत सारी चीजें मोबाइल ने क्लियर कर दी। इसके बाद शैलेंद्र को उठाया गया, थोड़ी उसकी खातिरदारी की गई, फौरन तोते की तरह बोलना शुरू किया, सारी कहानी उगल दी। इसके बाद पिंकी को बुलाया गया जो अब तक रो रही थी लगातार इतने दिनों से। तो पिंकी ने भी फिर धीरे धीरे सब उगल दिया, लेकिन 20-25 दिन लगे इस सच्चाई को सामने आने में। अभी 2 दिन पहले ये क्लियर हुआ कि रोड एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि राजेश गौतम को एक प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया और उसे दिखाया गया रोड एक्सीडेंट। तो 3 लोग अंदर हैं और एक और है जो कार के साथ इन्वॉल्व था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लेकिन अब इस कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि एक बीवी जो अपने पति को मारकर उसकी बेशुमार दौलत पर राज करना चाहती थी, अपने आशिक के साथ उससे शादी करके, पति तो चला गया, ये खुद जेल चली गई, दौलत वहीं रह गई। और अब जिंदगी में ये दौलत न उसके कभी हिस्से में आएगी और जिंदगी में शायद उसे कभी वो शैलेंद्र भी अब नहीं मिलेगा जिससे वो प्यार करती है, शैलेंद्र जो पिंकी से प्यार करता है। क्योंकि दोनों अब सलाखों के पीछे होंगे और 302 का मामला है। उम्र कैद तो कहीं गया नहीं, तो उम्र कैद पूरी उम्र और पूरी जवानी तो सलाखों के पीछे होगी। बुढ़ापे में मालूम नहीं, अगर कुछ रहम खाया कानून ने और दोनों को छोड़ दिया, तब तक इनका प्यार का बुखार उसी तरह बरकरार रहेगा नहीं रहेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इस चक्कर में 2 बच्चे यतीम हो गए, इसलिए कि बाप तो दुनिया में रहा नहीं उन दोनों बच्चों का, और माँ का साया भी छिन गया क्योंकि वो गुनहगार और कानून उसे अपने साथ ले गई। तो न माँ रही और न बाप, बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं वो यतीम हो गए। काश ऐसे क्लाइमेक्स, ऐसे अंजाम अगर पहले सोच ले लोग तो बहुत सारे जुर्म होने से ही रुक जाए, करे ही नहीं।
लेकिन क्या करें, लालच और इंसानी खतरनाक जो दिमाग है ना, वो मानता नहीं है, और इसीलिए इस तरह के जुर्म होते रहते हैं। तो आज की कहानी, सारे केस मैंने अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में देखे हैं। जब कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता और पकड़ा जाता है, कई ऐसे होते हैं जो अनपढ़ भी है, उसके बाद जेल जाते हैं, फिर जेल से मुकदमे की लड़ाई शुरू होती है। वो तारीख जब पड़ती है तो अदालत जाते हैं, वकीलों से आमना सामना होता है। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है कि वही क्रिमिनल जिसका मुकदमा अदालत में है और उसके वकील भी हैं, वो अपने आप वकील बनता जाता है। धीरे धीरे वो खुद केस की पैरवी करना शुरू कर देता है। वो वकील को सलाह देना शुरू कर देता है कि तुम ये बोलो, ये दलील दो, ये पॉइंट उठाओ, इस पे बहस करो। और इसका जीता जागता सबूत है अभी निठारी केस का सुरेंद्र कोहली, जिसके बारे में उसके वकील ने ये बताया कि वो हम पे ज्यादा भरोसा नहीं करता। वो कहता बस जो मैं तुमको कह रहा हूं अदालत में उसी हिसाब से उसी पॉइंट पे बहस करना और किसी चीज पे नहीं। और ये अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं। तंदूर केस, उसमें भी सुशील शर्मा को जितनी जानकारी थी कानून की उस वक्त अपने केस की, मनु शर्मा, जेसिका लाल मर्डर केस, कानून की पूरी जानकारी। तो जब आप जेल में रहते हो, मुकदमा चल रहा था, तो आपको बहुत सारी जानकारी हो जाती। तो ये तो रही क्रिमिनल की बात, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में खुद वकील हो जाते हैं। बहुत से आम लोग भी ऐसे हैं जो अदालत के जब चक्कर काटते हैं तो धीरे धीरे उन्हें कानून की बारीकियों की समझ आती है, धाराओं का पता चलता है, अदालत के बिहेवियर, जज का मूड, वकील क्या कैसे कर रहा है, उल्लू बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये छोटी छोटी बातें समझ में आ जाती हैं। अब यहां तक ठीक है। अफसोस तब होता है जब हमारी पुलिस जुडिशरी सिस्टम किसी बेबस मजबूर किसी परिवार को इस हद तक तंग करता है, इस हद तक उनके साथ नाइंसाफी करता है, उनकी मदद नहीं करता, कि कोई रास्ता ना देखते हुए उन्हें खुद ये बीड़ा उठाना पड़ता है कि अब वो इस खुद केस की पैरवी करेंगे, खुद जांच करेंगे। अदालत में केस की पैरवी करना और खुद से इन्वेस्टिगेशन करना में जमीन आसमान का फर्क है। आज की कहानी दिल को कचोट देने वाली एक बाप की कहानी है। एक बाप जिसका 15 साल का एक बेटा एक सड़क हादसे में मारा जाता है। वो स्कूल जा रहा था और उसकी मौत के बाद अब एक नेग्लिजेंस रोड एक्सीडेंट का मामला बनता है। जो जिम्मेदार दोषी कार चालक है उसको पकड़ने की बात बनती है, हट जाने की बात बनती है। लेकिन अगले 8 सालों तक वो लोकल पुलिस, इसके बाद 5 बार अदालतें उस बाप को हमेशा मायूस और बैरंग लौटा देती हैं, कहती इस केस में कुछ नहीं है, केस क्लोज कर देती है, क्योंकि उस कार वाले का पता ही नहीं चलता। बाप आखिर में ठानता है कि वो अपने उस बेटे के गुनहगार कार ड्राइवर और उस कार को ढूंढेगा और पता करेगा कि उसके बेटे के साथ जिसने किया उसने ऐसा क्यों किया। कम से कम सड़क हादसे बहुत बार कई सारी गलतियों की वजह से होती हैं, लेकिन इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि वो रुक जाता। अगर उसकी कार से उसके बेटे को टक्कर लगी, वो उसको घायल उठाकर अस्पताल पहुंचा देता, पलट कर एक बार सॉरी बोल देता, लेकिन ये सब नहीं किया। तब उस बाप ने कहा कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। 8 साल तक वो बाप इस लड़ाई को लड़ता है और किस किस तरीके से लड़ता और कैसे जांच करता है, ये पूरी कहानी अपने आप में ये है। आईना दिखाती है समाज को, पुलिस को, अदालत को। ये बात है 5 जून 2015 की, 5 जून 2015, यानी कि 8 साल पुरानी। 5 जून 2015 को गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव था, उसके सेक्टर 55 में एक स्कूल था,
उस स्कूल में अमित नाम का एक लड़का 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। अमित के पिता जितेंद्र चौबे अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे। उन्हें फिर वहां से अपना ऑफिस चले जाना था। अचानक एक तेज रफ्तार कार आई और उसने अमित को टक्कर मार दी। अमित सड़क पर गिर पड़ा, लहूलुहान था। कार वाले ने पलट कर देखने की जहमत नहीं उठाई कि उसकी कार से एक इंसान टकराया, जिंदा है, मर गया, घायल है, देख लूं, अस्पताल पहुंचा दूं। वो भाग गया। अब बाकी लोग आए मदद की। उन लोगों ने अमित को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। अमित दम तोड़ चुका था। अब मौके पर कार वाला तो भाग गया। दो चीजें सड़क पर पड़ी रह गई। एक, उस कार का आधा नंबर प्लेट जिस पर लिखा था 2690। अब इससे पहले के डीएलसी या फिर आप गुरुग्राम के, हरियाणा के हैं तो HR वाला प्लेट वो गायब है। अब सिर्फ 2690। अब 2690 अलग अलग जो नंबर होते हैं, बहुत सारे कार के भी हो सकते हैं। किसी का DL414 हो, किसी का DL13 हो, तो भी 2690 नंबर हो सकता है आखिरी के। ये रिपीटेड नंबर होते हैं। तो एक ही आधा अधूरा नंबर प्लेट मिला 2690 और एक मिला एक टूटा हुआ रियर व्यू आगे का, ड्राइवर की सीट का, जहां पे ड्राइवर बैठता है। तो उसका टूटा हुआ वो रिवर व्यू मिरर मिला जो सड़क पे गिरा हुआ था। बेबस बाप ने इन दोनों चीजों को उठाया। कुछ लोगों ने पुलिस को खबर दी, पुलिस पहुंच गई। उसके बाद बाप पुलिस स्टेशन पहुंचा। बेटे की मौत हो गई थी, थोड़ा संभला। फिर पुलिस के पास जाकर उसने ये दोनों चीजें दी और कहा कि कार वालों का कुछ पता चला। पुलिस ने कहा नहीं, इत्तेफाक से वहां पे कोई CCTV कैमरा नहीं था। बाप ने कहा ये 2 सुराग हैं, शायद इस सुराग के जरिए आप उस कार तक पहुंच सकते हैं। पुलिस वालों ने पहले ही कह दिया बेमन से कि आधे अधूरे नंबर 2690, हजारों इस नंबर की गाड़ियां होंगी, कैसे पकड़ूं? आप जो इस टूटे हुए मिरर जो है जो लेकर आए, इसके जरिए कहां किसी कार वाले का पता चल सकता है? बाप कह रहा है कि आप कोशिश तो कीजिए। पुलिस कह रही है नहीं, कुछ नहीं हो सकता। फिर भी हम कोशिश करते हैं। वो झूठी दिलासा देते रहे। महीना बीतता गया। एक रोज अचानक बाप को पता चला कि पुलिस ने बिना उन्हें बताए हुए इस केस को क्लोज कर दिया और कोर्ट में क्लोजिंग रिपोर्ट डाल दी। जब ये जितेंद्र चौबे को पता चला, उन्हें बड़ा धक्का लगा कि एक तो पुलिस ने जांच नहीं की, ऊपर से उनको अंधेरे में रखा और जाकर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। वो पुलिस स्टेशन गए। काफी उन्होंने पुलिस वालों से एक तरह से बहस की। पुलिस वालों ने कहा कि देखिए इसमें कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। और उन्होंने वो जो दोनों सामान थे वो भी बोला कि ये देखिए इससे कुछ नहीं है। 26 नंबर जो था 2690 और एक जो इनका टूटा हुआ रियर व्यू मिरर था, कायदे से केस प्रॉपर्टी है, ये दोनों बाप को ही दे दिया। कहा हमसे तो नहीं हुआ, आप ढूंढ लीजिए। बड़ा अफसोस हुआ पुलिस के इस रवैये पर, लेकिन जितेंद्र चौबे ने कहा कि चलो मैं कोशिश करूंगा। अब एक कार ने उनके बेटे को मारा। कार का नंबर पता नहीं, आधा नंबर उनके पास है। एक टूटा हुआ रियर व्यू मिरर है, उस मिरर पर कुछ नंबर लिखे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं कोशिश करूंगा। अब यहां से उस बाप की इस लड़ाई की कहानी शुरू होती है और इस कहानी में एक सबक है कि जो इस बाप ने किया, अगर उन पुलिस वालों ने किया होता तो वो कार वाला कार के मालिक के साथ उसी वक्त पकड़ा जाता। लेकिन वही है, केस की बात होती है।
बाप के पास सबूत के नाम पर दो चीज थे। अब उन दो चीजों के जरिए उन्हें लाखों गाड़ियों में से एक कार को ढूंढना था जिसने उसके बेटे को मारा था। साइड मिरर जो टूटा हुआ मिला था सड़क पर, उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। आप देखेंगे हर मिरर पर एक नंबर लिखा होता है। अब जो गाड़ी का नंबर प्लेट था 2690, उससे अभी कुछ फायदा होना नहीं था। फादर ने कहा कि सारा फोकस इस साइड मिरर व्यू के इस नंबर पर करते हैं और इसके जरिए कोशिश करते हैं उस कार तक पहुंचने की। तो जो नंबर मिला वो एक गुरुग्राम में ही बिनौला एक एरिया है। किसी ने बताया, वो हर तरफ से पूछते रहे कि ये कार कहाँ बनती है, कार के मिरर कहाँ बनते हैं, फिर असेंबल कहाँ होता है। तो एक कार के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी का नाम आया कि आप वहां जाओ, वो बताएंगे। गुरुग्राम में उस कार के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, क्योंकि कार के पार्ट्स अलग अलग लोगों को ठेका दिया जाता है, वो वहां पहुंचे। पता चला कि उस पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के यहां ही ये मिरर बना था। उन्होंने देखते ही कहा कि हाँ, ये हमारे यहां बना था। और उन्होंने कहा कि इस नंबर के जो मिरर थे वो 31 जुलाई 2014 को बने थे और 6 अगस्त 2014 को इसे मानेसर के मारुति प्लांट को भेज दिया गया था। अब मानेसर में एक बहुत बड़ा मारुति प्लांट है जहां मारुति गाड़ियां बनती है। ये जो नंबर था ये मारुति की गाड़ियों का नंबर था जो मिरर व्यू पे। पार्ट्स बनाने वाली कंपनी मारुति के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो मिरर सप्लाई किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमने बनाया था 31 जुलाई को, उसके बाद हमने 6 अगस्त को ऐसे सैकड़ों मिरर के साथ ये मिरर भी इस नंबर के जो मनेसर मारुति प्लांट है वहां भेज दिया। अब पहली कामयाबी मिली, बाप को उम्मीद की रोशनी दिखाई दी। अब वो मानेसर प्लांट पहुंच गए। जब मानेसर प्लांट पहुंच गए तो वहां जाने के बाद अब पूछा तो वो पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस नंबर के जरिए हम आपको कार का नंबर तो बता ही नहीं सकते क्योंकि वो आरटीओ देता है। दूसरा जो चेसिस नंबर होता है कार का, चेसिस नंबर के ही थ्रू बाकी सारी चीजें पता चलती हैं। तो चेसिस नंबर पता चल सकता है इस मिरर के नंबर के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस नंबर के थ्रू चेसिस नंबर कार का पता करते हैं कि किस चेसिस नंबर पर ये कार मिला था, क्योंकि वो उनकी पूरी लिस्ट बनती है जब एक नई कार तैयार होती है। तो मिरर व्यू जिस कार में लगा उस कार का चेसिस नंबर भी उस फाइल पे लिखा था। बाप ने अपनी दर्द भरी कहानी बताई। कार कंपनी ने कहा हम आपकी मदद करेंगे। अच्छे लोग थे। उन्होंने अब उस लॉट को निकालना शुरू किया जिसमें ये मिरर लगा था। अब ऐसे ना मालूम कितने चेसिस नंबर थे, हजारों लाखों। उन्होंने उनको ढूंढना शुरू किया। अब जब ढूंढना शुरू किया तो पूरी एक कितना ढूंढने, उन्होंने कार की लिस्ट ही निकाल कर दे दी फोटोकॉपी कि ये लिस्ट चेसिस नंबर और इन्हीं में से किसी एक में वो लगी हुई है, वो आप इसको ढूंढ लीजिए। अब जिसमें एक कार का मिरर लगा हुआ था, तो अब लिस्ट लेकर वो आ गए। जब लिस्ट लेकर आए तो अब उन्हें लगा कि चलो इसमें कार के चेसिस नंबर तो है इस नंबर के थ्रू, लेकिन आगे का मसला कैसे हल होगा। तो फिर उन्हें याद आया कि आधा अधूरा नंबर प्लेट उनके पास है 2690, पहले का नंबर है नहीं। अब उन्होंने जो मारुति कार से कंपनी से लिस्ट मिली थी, उस लिस्ट में उस नंबर को ढूंढना शुरू किया कि ऐसी कौन सी कार है जिसमें, या कितनी कार है जिसमें 2690 लास्ट में है। बहुत सारे ऐसे कार के नंबर मिल गए 2690। तो उनमें से अब उन्होंने कहा कि हम शॉर्टलिस्ट करते हैं।
तो कुछ नंबर को शॉर्टलिस्ट किया, तो उसमें से एक चेसिस नंबर मिल गया जो उस 2690 को अलॉट हुआ था। अब जब वो चेसिस नंबर मिला तो फिर ये पता चल गया कि 2690 के पहले का नंबर क्या था। वो HR करके उस चेसिस नंबर के थ्रू उस कार का पूरा नंबर मिल गया इनको। अब जब नंबर मिला तो भी ये कि अब कार किसको गई, किसने खरीदी, ये नंबर किसको अलॉट हुआ, RTO से। अब RTO दफ्तर जाना जरूरी था। अब बाप RTO दफ्तर पहुंचता है। देखिए कहानी कहां से शुरू होती है। अब वो RTO दफ्तर पहुंचा तो वहां जाने के बाद उसने ये चेसिस नंबर और सारी चीजें दी। जब RTO में आपका गाड़ी रजिस्टर्ड होता है तो वहां जो भी नंबर आपको अलॉट होता है रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा, हर गाड़ी का एक चेसिस नंबर जरूर दर्ज होता है। बाप ने वो चेसिस नंबर RTO को दिया। RTO ने चेसिस नंबर देखा और इसके बाद उसने आखिरी के 2690 नंबर देखे और फिर उस नंबर को देखकर उसने एक पता निकाला, एक नाम निकाला। पता चला कि ये कार गुरुग्राम के ही रहने वाले एक मिस्टर ज्ञानचंद को अलॉट किया गया था। उन्होंने ये कार खरीदी थी और ये नंबर उनको जारी किया गया था। कार का मॉडल था स्विफ्ट DVI। अब उन्होंने मारुति सुजुकी के जो मैनेजर थे उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये कार ज्ञानचंद तो है दी, बट वो जो एड्रेस था वो एड्रेस पे कोई था नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा भी होता है कि एड्रेस बदलते हैं या बाद में बताया जाता है। तब उन्होंने उस काम को और हल्का किया। उन्होंने कहा गुरुग्राम में सेक्टर 34 में के शोरूम से ये कार बेची गई है। तो कहां पहले मिरर, फिर चेसिस नंबर, फिर RTO, फिर वो डीलर, और उस डीलर के जाने के बाद अब उन्हें पता चला कि सेक्टर 34 में एक सर्विस सेंटर है मारुति का। वहां पे इस कार की पूरी डिटेल मिली। उसमें नंबर, बाकी सारी चीजें, आधार कार्ड, आजकल तो गाड़ी खरीदते हैं तो आप ये होता ही है। तो ये सारी चीजें आ गई। सारी चीजें लेने के बाद कार का पता चल चुका, जिसने 2015 में जितेंद्र चौबे की बेटी को कुचला था। लेकिन यहां तक उन्होंने अपनी 8 साल, इस सारी चीजों में 8 साल लगे। 8 साल के बाद कार का नंबर और कार का मालिक का नाम और उसका पता अब जितेंद्र चौबे के पास था। लेकिन एक चीज उनके पास नहीं थी और वो थी अथॉरिटी। एक पुलिस के पास जो राइट होता है पकड़ने का, समन भेजने का, और वो शख्स से उनका कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था कि बातचीत हो। फिर वो पुलिस के पास गए। उन्होंने कहा देखिए, मैं इस टूटे हुए शीशे और आधे अधूरे नंबर के साथ इस कार के असली ओनर, कार का पूरा नंबर, उसका पता, ये सब ले आया हूं। अब आप कार्रवाई कीजिए। पुलिस ने देखा और उसने कहा कि अब पुराना केस हो गया, कहां 8 साल आप पीछे पड़े हुए हैं, इसमें वैसे भी क्या सजा होनी थी। आप सुकून से घर पे रहिए। और इधर घर का आलम यह है कि 15 साल के एक बेटे को खोकर मां बीमार पड़ चुकी है। लाडला था मां का। दिन रात घर का वही माहौल। बाप अपने बेटे की जुदाई के बाद अपनी बीवी की हालत देखकर और परेशान होता। उसे लगता कि कम से कम एक बार उस शख्स से तो मिल लूं जिसने मेरे बेटे को कुचला। मां की सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि एक बार वो शख्स मिले और उससे पूछूं कि तुमने अगर टक्कर मारी भी, अनजाने में मारी, तुम रुक तो सकते थे, तुम उसे अस्पताल तो पहुंचा सकते थे, तुम बाद में सॉरी तो बोल सकते थे, तुम्हारा भी परिवार होगा, बच्चे होंगे।
मां की सिर्फ इतनी आरजू थी। बीवी की इस आरजू और बाप की इस कोशिश सारी चीजें ले आए, लेकिन अब पुलिस उन सबूतों के आधार पर केस को रीओपन करने को तैयार नहीं। अब बाप के पास सिर्फ एक रास्ता बचा, कोर्ट का। अब बाप अदालत पहुंचता है और अदालत पहुंचने के बाद कहता है कि ये केस है, ये सारी चीजें हैं। कोर्ट कहती है कि नहीं नहीं, इसमें इतना आपने किया है, इसका ऑथेंटिकेशन क्या है? ये जरूरी है कि वो है, पुलिस जांच करे, पुलिस रिपोर्ट दे तो हम माने, लेकिन हम आपकी बात पे कैसे भरोसा करें? 17, 18, 19, 20, 21, 22 हर साल वो कोर्ट गए। 5 उनकी पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया, हार नहीं माने, हर बार नई पिटीशन लेके पहुंच जाते। आखिरकार 2023 आ गया, जो अभी चल रहा है। 2023 में गए, फिर उन्होंने सबूत दिया, वकील ने ढंग से रखा केस को, तब कोर्ट को समझ में आया कि एक आम आदमी, एक कॉमन मैन कैसे अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। कहां कहां उसने ठोकरें खाई, कैसे कैसे उसने सबूत इकट्ठा किया, और सबूतों की पुलिस ने अनदेखी की, दोबारा रीओपन केस को नहीं किया। अदालत ने भी अपने लेवल पे गलती की, पुलिस को आदेश नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया। तब 5वीं बार जाकर अदालत की आंखें खुली। 2023 में कोर्ट ने गुरुग्राम पुलिस को ऑर्डर दिया कि इस केस को रीओपन करो, उस शख्स को पकड़ो और उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई वो करो। इसी के बाद सेक्टर 56 थाने में गुरुग्राम के 2023 में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की, चार्जशीट तैयार हुई और अदालत के कहने पे ये कि आप इस केस को मतलब आगे बढ़ाइए। केस दर्ज हो गया, चार्जशीट तैयार हुई, लेकिन बाप का कहना यह है कि अभी भी वो जो शख्स है, जो उनके बेटे का कातिल है एक तरह से, चाहे जाने में अनजाने में, ज्ञानचंद, उससे मुलाकात नहीं हुई। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इसको करने के बाद पूरा हर्जाना दिया जाए, जो भी कानून के तहत आता है। तो पता चला कि वो जो शख्स था ज्ञानचंद उसगर हरियाणा के बादशाहपुर में। इन्होंने उनसे बात करने की भी कई बार कोशिश की कि सिर्फ एक बार बात कर लें, एक बार बीवी के सामने उसको लाकर खड़ा कर दें, वो माफी मांग ले, लेकिन वो हुआ नहीं। अब फिलहाल इस केस में ये है कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, गिरफ्तारी अब भी नहीं हुई है। लेकिन बाप का कहना है कि इस केस को अंजाम तक पहुंचाने से पहले वो हारेंगे नहीं। यहां तक ले आए तो उम्मीद है कि इस केस को इसका मकाम जरूर मिलेगा। लेकिन इस कहानी से एक सबक मिलती है कि एक आम आदमी, एक कॉमन मैन अगर किसी चीज को ठान कर अगर इतनी तफ्तीश कर सकता है, तो जिसके पास इतने सारे अधिकार हैं, जिसके पास जो जनता की मतलब सेवक है, जनता के टैक्स से जिनकी सैलरी जाती है पुलिस को, वो अगर इस तरीके से काम करते तो क्या मुश्किल था इस केस को सुलझाने में। 2-3 दिन का काम था। इसी टूटे हुए मिरर और आधे अधूरे नंबर के साथ अगर वो चेसिस नंबर ढूंढ लेती, उस कंपनी तक जाती, मारुति के कारखाने तक जाती, आरटीओ तक जाती, सारी चीजें निकल आती। लेकिन पुलिस को आईना दिखाया एक आम आदमी ने, एक मजबूर बेबस बाप ने, जिसने अपना एक जवान बेटा खोया था। तो उम्मीद यही है कि 8 साल की मेहनत बर्बाद ना हो और पूरा इंसाफ मिले। और इंसाफ भी क्या, जिसने अपना बेटा खोया उसकी मां की यही आरजू है बस कि एक बार वो आए और बताए कि उसने ऐसा क्यों किया, वो क्यों भागा,
क्यों उसके तड़पते हुए बेटे को वो अस्पताल नहीं ले गया, क्योंकि तब तक तो जिंदा था। और उन माँ की एक अपील ये भी है कि जो रोड हादसे इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं उसमें कई बार लोग ड्राइवर को बुरी तरह मारने पीटने दौड़ने लगते हैं और उस डर से भी ड्राइवर भाग जाता है। तो उनकी गुजारिश यही है कि कभी भी सड़क हादसा हो तो ड्राइवर को ना मारें, कोशिश करें कि सबसे पहले उसको अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि ड्राइवर के दिल में जब तक ये खौफ रहेगा वो मौके से भागेगा, और वो भागेगा और वो वक्त बड़ा कीमती और नाजुक होता है, उतनी देर में जान जा सकती है। लेकिन हाँ, वो एक बार उससे पूछना चाहती है कि वो कभी पलटकर सामने क्यों नहीं आया, कभी माफी क्यों नहीं मांगी। तो ये थी एक बेबस बाप की 8 साल की लड़ाई की कहानी। पहले काम की बात, यानी आज की कहानी 2023 13 साल पुरानी बात है। बेंगलुरु में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे और दोनों बहुत ही पढ़े लिखे। हस्बैंड एक बड़ी कंपनी, बल्कि इन्फोसिस, वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा था। उसकी वाइफ, वो यूपी की रहने वाली प्रियंका, वो बेंगलुरु में ही एक नामी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। 2007 में दोनों की शादी हुई थी। शादी को 3 साल बीत चुके थे। तो 2010 की बात थी और तारीख थी 10 अगस्त। सुबह सुबह करीब 7:30 बजे बेंगलुरु के एक इलाके में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है हुली माबू पुलिस स्टेशन। हुली माबू पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है। फोन इंस्पेक्टर सुनते हैं जो उस थाने के इंचार्ज थे, और उन्हें बताया जाता है कि उसी हुली माबू के एक फ्लैट में एक कत्ल हुआ। अब वो पूरा पॉश एरिया, और वहां पे इस तरह के क्राइम होते नहीं, तो हुली माबू पुलिस स्टेशन के लिए बड़ी शॉकिंग खबर थी। खैर, टीम भागते हुए वहां तक पहुंचती है, उस फ्लैट में जाती है। जब फ्लैट के अंदर दाखिल होती है तो एक अजीब सा मंजर देखती है। देखती है कि एक लेडी कुर्सी पर बैठी है, उसके दोनों हाथ कुर्सी के हत्थे से बंधे हुए हैं रस्सियों से, गले पे तेज धार हथियार के निशान हैं, और वो कुर्सी पर ही बैठी हुई लुढ़की हुई है। उसकी जान जा चुकी थी। अब पंचनामा होता है, पुलिस की टीम पूछताछ करने के बाद सबसे पहले उस डेड बॉडी को अस्पताल भेजती है। और अब चूंकि उस घर में 2 ही लोग रहते थे तो दूसरे शख्स से पूछताछ होती है। कत्ल प्रियंका का हुआ था, जो बेंगलुरु के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब किया करती थी। और प्रियंका का पति था सतीश कुमार, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन्फोसिस कंपनी में, बेंगलुरु के नामी इन्फोसिस कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर था। अब सबसे पहले पुलिस सतीश से ही पूछताछ करती है। उसकी हालत बहुत खराब, रो रो कर 3 साल पहले ही शादी हुई थी। तो उसने पुलिस को जो बयान दिया वो ये था कि वो हर रोज सुबह पाबंदी से 5:30 बजे उठकर जॉगिंग के लिए जाया करता था। प्रियंका को सुबह सुबह उठना इतना पसंद नहीं था, और फिर होता भी था तो वो स्कूल, चूंकि उसकी अर्ली मॉर्निंग की होती थी, और सतीश को करीब 10 बजे दफ्तर पहुंचना होता था। प्रियंका 7:30 बजे निकलती थी, तो वो उठती भी थी तो जॉगिंग के लिए नहीं जा पाती थी, उसके पास वक्त नहीं था। इसलिए सतीश हमेशा अकेले ही जॉगिंग पर जाया करता। उसने पुलिस को बताया कि 10 अगस्त की सुबह वो जॉगिंग पर था, तभी थोड़ी देर में ही उसकी वाइफ का उसके मोबाइल पे कॉल आया, और उसने कहा कि कुछ
पेपर वाले आए हुए हैं, 2 लोग हैं और वो घर की रद्दी खरीदने की बात कर रहे हैं। मैंने मना कर दिया है, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि मैडम दे दीजिए कुछ भी, सुबह सुबह का वक्त है, बौनी हो जाएगी। तो इसने कहा ठीक है, तुम दरवाजा मत खोलना, सतीश ने कहा, और मैं आता हूं। तो तुम दरवाजा लेकिन मेरे आने तक मत खोलना, क्योंकि उसे भी लगा सुबह सुबह रद्दी वाले घर में पहुंच गए, 6 भी नहीं बज रहा है। तो उसने ये कहकर बीवी को फोन रख दिया, फोन काट दिया। सतीश के मुताबिक इसके बाद 45 मिनट के बाद, अगले फोन आने के 45 मिनट के बाद वो घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद है। अब बाहर से दरवाजा बंद है, अंदर से उसने घंटी वंटी बजानी शुरू की बाहर से, लेकिन कोई खोल नहीं रहा। उसने आवाज दी, बीवी को फोन किया, वो फोन नहीं उठा रही। काफी देर हो गई, पड़ोसी भी आ गए। अब इस घर की 2 चाबी हुआ करती थी, क्योंकि कई बार वो कंपनी में लेट हो जाता था सतीश। तो एक चाबी वो हमेशा अपने दफ्तर में, अपने ड्रॉवर में रखता था, जहां जिस सीट पे वो बैठा करता था। तो सतीश ने बताया कि जब काफी देर हो गई और उसने खोला नहीं, तो दफ्तर करीब ही था। दफ्तर करीब होने की वजह से उसने इस जगह पर फ्लैट लिया था। तो फिर सुबह सुबह दफ्तर पहुंचता है, दफ्तर में जाकर अपने केबिन से घर की चाबी लेता है, वापस आता है और दरवाजा खोलता है। जब दरवाजा खोलता है तो उसकी रूह कांप जाती है। सामने कुर्सी पर उसकी बीवी की लाश पड़ी थी, दोनों हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे, गला कटा हुआ था। और इसी के बाद उसने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया। ये सारा बयान उसने दिया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की, लेकिन 1 दिन 2 दिन बीत गया, कोई कातिल, कोई क्लू नहीं, कोई चश्मदीद नहीं। किसी पड़ोसी ने भी कुछ नहीं देखा। जिस फ्लैट में था वहां पे कोई आसपास में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था जिससे कोई क्लू मिले। तो बेंगलुरु पुलिस, खासतौर पर ये होली माबू पुलिस, परेशान, क्लूलेस। कातिल या कत्ल की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब इधर चूंकि जिसका कत्ल हुआ वो एक स्कूल की टीचर थी और एक ऐसे शख्स की पत्नी थी जो इन्फोसिस जैसे रेपुटेटेड कंपनी में काम करता है, तो पुलिस के ऊपर प्रेशर भी था। सतीश के बहुत सारे दोस्त हमदर्दी भी जता रहे थे आकर, और लगातार दोस्त जो थे, और वो कह रहे थे कि ये क्या है, मतलब बेंगलुरु जैसी जगह पर, दिल्ली में जैसे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेंगलुरु में भी क्या ऐसे ही होगा, लॉ एंड ऑर्डर ऐसी होगी। तो लोगों को गुस्सा भी था, और सोसाइटी में भी जिस फ्लैट में प्रियंका रहा करती थी, इसी गुस्से में तीसरे दिन से जब कोई कातिल मिला नहीं, क्लू मिला नहीं, वो हर दिन पुलिस स्टेशन जाता सतीश। तीसरे दिन से उसने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देना शुरू कर दिया, प्रियंका के पति ने। उसने कहा कि 3 दिन हो गए और मेरी बीवी का कोई कातिल, पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई, ये वजह तक पता नहीं कर पा रही है। ये कैसी पुलिस है? अब एक पति अपनी पत्नी के कातिल को पकड़वाने, इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे, इन्फोसिस जैसी कंपनी का मुलाजिम, तो फिर मीडिया में भी खबर बनती है। तो लोकल न्यूज़पेपर ने भी खबर छापनी शुरू कर दिया। बेंगलुरु पुलिस की एक तरह से भद्द पिटने लगी कि हाई प्रोफाइल केस और बेंगलुरु पुलिस जांच तक नहीं कर रही। अगले 3 दिनों तक सतीश धरने पर बैठा रहा। पुलिस ने उसे बहुत समझाया भी कि हम ढूंढ रहे हैं, हम सही दिशा में जांच कर रहे हैं, लेकिन सतीश मानने को तैयार नहीं। 3 दिन तक पुलिस उसे मनाती रही, वो धरने पर बैठा रहा। चौथा दिन आया। चौथे दिन फिर पुलिस आई सतीश के पास। उसने कहा धरना खत्म करो, जाओ हम तुम बताते हैं। उसने कहा नहीं, आप पहले कातिल को पकड़ो। पुलिस ने सतीश के हाथ पकड़े और कहा आओ थाने के अंदर। सतीश तक पकाया, पुलिस उसे थाने के अंदर ले गई।
फिर उसने उससे कहा कि अब तुम्हें थाने के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, अब तुम थाने के अंदर ठीक हो। तो उसने कहा ये क्या मजाक है? तो उसने कहा मजाक नहीं है, 3 दिनों से तुम यहां बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, हम पे उंगलियां उठा रहे हो, और तुम्हें ये लग रहा है कि हम तुम्हारे इस प्रेशर में हैं। असल में तुम गलतफहमी में थे। तुम 3 दिन तक धरने प्रदर्शन पे बैठे थे और हम लोग जानबूझकर चाहते थे कि तुम बैठे रहो, ताकि इस बीच हम तुम्हारी भी कुंडली खंगालें। और कई ऐसी चीजें थी जिससे हमें पहला शक तुम ही पर था। बस कुछ कड़ियों को जोड़ना था, जोड़ने में 4 दिन लग गए। तुमने 4 दिन खूब तमाशा कर लिया पुलिस स्टेशन के बाहर। अब पूरी कहानी सामने है, कड़ियां जुड़ चुकी हैं, तो आओ थाने में आओ, बाहर क्यों बैठते हो? अब एक्सेप्ट करो कि तुम ही प्रियंका के कातिल हो। सतीश पहले तो सब पकाया, फिर उसने कहा क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो, मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा, और मारूंगा तो मैं ही क्यों धरने पर बैठकर पुलिस पर प्रेशर बनाऊंगा कि कातिल को पकड़े। मैं तो आराम से घर पे चुपचाप रहता, आप पे दबाव भी नहीं पड़ता, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप कातिल को नहीं पकड़ते, तो मैं क्यों करूंगा? फिर पुलिस ने उसे एक एक कर उसकी कमजोर कड़ियां बतानी शुरू की। जब सारी चीजें सामने रख दी तो चूंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसे भी पता था इन एविडेंस की क्या अहमियत है, इसे कोई नकार नहीं सकता। उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार सतीश टूट पड़ा और फिर उसने पूरी सच्चाई उगल दी, पूरी कहानी बताई। जब कहानी सामने आ गई तो केस खुल गया। बट उसने जो कहानी बताई उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर पुलिस को ऐसा क्या शक हुआ कि जो शख्स पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठा है उसी के ऊपर पुलिस ने शक किया कि यही कातिल है। बड़ी माइनर डिटेलिंग के साथ बेंगलुरु पुलिस ने इस केस पे काम किया था, और छोटी छोटी बातों का जब उसने ख्याल रखा तो केस खुल गया। हर पुलिस वालों के लिए एक तरह से नजीर है कि छोटी बातों को कभी आप अनदेखा मत करो। 10 अगस्त की सुबह 7:30 बजे जब इस हुली माबू पुलिस के पास फोन आया था कि एक फ्लैट में एक लेडी का कत्ल हो गया और पुलिस पहुंची, तो उस फ्लैट में 2 ही लोग थे, एक प्रियंका और दूसरा सतीश, उसका हस्बैंड। पहला बयान सतीश ने यही दिया कि सुबह वो जॉगिंग पे था, उसकी बीवी ने फोन किया और कहा कि 2 पेपर वाले आए हैं रद्दी खरीदने, और उसने कहा कि तुम उनको रुको, मैं घर आता हूं, दरवाजा मत खोलना। अब इस बयान में ऐसा क्या था जिससे शक हो? लेकिन इस बयान में शक करने की बहुत सारी चीज थी। पहले, जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाला तो देखा कि सतीश झूठ नहीं बोल रहा, उसकी बीवी का फोन उसके मोबाइल पर आया, लेकिन जो टाइम है वो टाइम वो गलत बता रहा है। उसने टाइम आधे घंटे आगे का बताया, जबकि कॉल पहले का था। पहली चीज। दूसरी चीज, उसने कहा कि तुम दरवाजा मत खोलना, मैं आ रहा हूं। तो वैसे में कभी भी कोई अपने घर पे अगर फोन करे और ऐसे इमरजेंसी, आपको डाउट भी है कि सुबह सुबह कौन 6 बजे रद्दी वाला आता है, और आप बीवी से कह रहे हो कि तुम दरवाजा किसी भी कीमत पे मत खोलना, मैं आ रहा हूं, तो पहला काम आप क्या करेंगे? आप जॉगिंग छोड़ेंगे और सीधे घर जाएंगे। और जहां वो जॉगिंग करता था वो घर के बिल्कुल नीचे पास में 3 से 4 मिनट घर की दूरी थी, लेकिन वो पहुंचता है 45 मिनट के बाद। अब सवाल ये था, और शक की गुंजाइश यहीं से पहली पड़ी, कि एक शख्स अपनी बीवी को कह रहा है कि दरवाजा मत खोलो, मैं आ रहा हूं, और आने में वो 45 मिनट देता है।
पुलिस को लगा ये 45 मिनट बाद क्यों आया, क्या 45 मिनट तक वो रद्दी वाला दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा। यही उसका ये पहला बयान उसके खिलाफ किया। दूसरा बयान, उसने कहा कि जब वो घर पहुंचा तो दरवाजा बाहर से बंद था। उसने काफी घंटी बजाई, अंदर से खुला नहीं। बीवी को फोन किया, उसके फोन पे बहुत सारे मिस कॉल भी थे। बीवी को किया जो उठाया नहीं। मतलब उसने कहा कि इसके पास हमेशा एक दूसरी चाबी हुआ करती थी। तो वो फिर भागकर, पास में ही दफ्तर था इन्फोसिस का, वो अपने केबिन में गया। वहां उसके ड्रॉवर में वो चाबी रखती थी और वो चाबी लेकर आ गया। अब इस बयान में भी शक करने की क्या कोई वजह, लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश की तो ये पता चला कि ये सही है। ये सुबह 10 अगस्त की अपने दफ्तर गया था और दफ्तर से लौट कर भी आया था। इसमें कहीं झूठ नहीं बोला। तो जब दफ्तर गया और लौट कर आया तो फिर शक क्यों करें। यहां पे भी एक शक था जहां पुलिस ने दिमाग लगाया। एक शख्स जो सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए निकलता है, अमूमन या तो फोन अपने पास रखता है या पर्स। कई लोग होते हैं जो बाहर उस वक्त चाय पीते हैं या कुछ और, बस ये 2 चीज। इसके अलावा अगर वो अकेला है, घर की चाबी भी रख सकता है। लेकिन कोई भी शख्स सुबह सुबह जॉगिंग करने गया हो, उसके बाद वापस घर आना, नहाना है, धोना है, फिर तैयार होना, फिर ऑफिस जाना है, वो अपने ऑफिस का आईडी कार्ड लेकर जॉगिंग करने नहीं जाएगा कभी जिंदगी में। अब ये शक क्यों आया? वो इसलिए कि जो केबिन है और जहां पे इसने आई कार्ड रखा था, वो चाबी रखी थी अपनी, हर दफ्तर में, हमारे दफ्तर में भी है, उसमें ये होता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है एक, और आप पंच करते हैं, दरवाजा खुलता है। ये सारी चीजें हर दफ्तर में आजकल हो गया कि आपको एक कार्ड मिलता है जो आप स्वैप करते हैं या फिर पंच करते हैं या फिंगर दिखाते हैं। लेकिन उस वक्त वहां पे वो कार्ड था जो स्वैप करते थे। जैसे होटलों में आप रूम खोलते हैं तो उससे दरवाजा खुलता है। पुलिस ने जाकर इन्फोसिस के दफ्तर से पूछा, वहां के स्टाफ से, कि अगर कोई शख्स सुबह सुबह आए या कोई इमरजेंसी हो और आई कार्ड नहीं है तो आप उसको एंट्री दे देते हो। तो उन्होंने कहा कि सुबह कोई ऐसा सीनियर भी नहीं होता है कि जिससे, मतलब HR वाले भी 10 बजे के बाद आते हैं या 10 बजे आते हैं। तो वहां एक नहीं, कई, हर जगह पे उसको लगाना है। 3-4 जगहों से कार्ड स्वैप करके तब गुजरना होता था। तो कहीं भी इसने कार्ड स्वैप नहीं किया। फिर ये चाबी कैसे ले आया? तो पुलिस को ये शक हुआ। पुलिस से पता चला कि वहां पे ये आया तो था, लेकिन बिल्डिंग में घूमकर निकल गया, अपने केबिन तक नहीं गया। ये दूसरा शक जो इसके खिलाफ गया। इसके बाद पुलिस ने फिर और कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि सुबह इसकी बीवी ने कॉल किया था इसे, जो इसने बयान में दिया, जिसमें कहा रद्दी वाले को अंदर मत आने देना। लेकिन जब पुलिस ने उस कॉल के डिटेल निकाला तो देखा कि जहां से कॉल किया गया और जहां से रिसीव हुआ, दोनों का लोकेशन एक ही जगह दिखा रहा है, दूर नहीं है। तो फिर इसका मतलब यही हो सकता है कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया, उसके बाद बीवी का फोन उठाया, खुद को एक कॉल किया और खुद ही कॉल को छोड़ दिया 30-40 सेकंड तक रिसीविंग मोड में, फिर कॉल बंद कर दिया और उसके बाद निकल गया। तो ये सारी चीजें आई। पुलिस ने उससे पूछा, उसने कहा यही किया था हमने। तो अब कातिल पुलिस की गिरफ्त में था। सिर्फ एक चीज जाननी थी, जिस शख्स की शादी को भी सिर्फ 3 साल हुए हैं, शादी भी उसने अपनी मर्जी से की, अरेंज मैरिज थी लेकिन उसकी हामी थी उसमें,
फिर उसने उसका कत्ल क्यों किया, और कत्ल किया तो ये तरीका उसने कैसे चुना कि अपनी बीवी को कुर्सी पर बैठकर पहले हाथ बांधा। क्या उसने अपनी बीवी के हाथ जिंदा रहते हुए बांधे थे या कत्ल करने के बाद उसको कुर्सी पर बिठाया, और वजह क्या थी, उसने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया। तो फिर आगे की कहानी सतीश ने बताई। शुरुआती कड़ियां तो पुलिस ने जोड़ दी। 2007 में सतीश की प्रियंका से शादी हुई थी। सतीश बेंगलुरु का रहने वाला था, वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा। सतीश के माँ बाप को एक लड़की की तलाश थी। इत्तेफाक से प्रियंका बेंगलुरु पहुंची, यूपी की रहने वाली, और वहां के डीपीएस स्कूल में उसको एक टीचर की नौकरी मिल गई। वहां नौकरी करने लगी, दिखने में अच्छी, ठीक ठाक नौकरी, पढ़ी लिखी। सतीश के घर वालों को लड़की बहुत पसंद आ गई। उन्होंने सतीश को दिखाया, सतीश को भी वो अच्छी लगी। तो दोनों परिवार की सहमति से 2007 में शादी हो गई। अब शादी के बाद एक नई कहानी शुरू होती है। होता यह है कि जो उसने पूरी कहानी सुनाई, अब चूंकि हालांकि प्रियंका इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसका पक्ष क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो उसकी रिकॉर्ड पर कहानी है सतीश की, ये वन साइडेड है। दूसरे साइड का मैं भी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि उसको बताने के लिए उसका जिंदा होना जरूरी था। तो जो सतीश के साइड की कहानी पूरी है, जो कत्ल की वजह, वो उसने जो पुलिस में बताया, बयान दिया, वो ये है कि शादी के वो शुरू से ही अपने गले में एक लॉकेट पहना करता था। उस लॉकेट में 2 तस्वीरें हुआ करती थी, एक उसके मां की, एक बाप की। जब शादी हो गई तो प्रियंका ने जब वो लॉकेट देखा और तस्वीरें देखी, तो पहली बार उसने ये कहा कि तुम ये अपने मम्मी पापा की तस्वीर हटा दो और इसमें सिर्फ मेरी तस्वीर लगाओ। ये पहली चीज हुई। फिर उसने कहा ये अपने माँ बाप के साथ ही रहता था। कुछ वक्त के बाद प्रियंका ने कहा कि अब मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, अलग रहते हैं, कहीं अलग चलकर। सतीश जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ बाप ने कहा कि ठीक है, चाहती है बहू तो चले जाओ। अब वो अलग आ गया, अलग रहने लगा। लेकिन इसके बाद सतीश अपने माँ बाप से मिलने जाए तो प्रियंका को वो भी ठीक नहीं लगे, तो उसको लेके झगड़ा शुरू होता था। इस दौरान में प्रियंका लगातार अपने मम्मी पापा से बात कर रही होती। तो जब भी वो बात करती, सतीश उसको बात करते हुए देखता तो उसके अंदर एक गिल्ट आता कि इसके रिश्ते तो इसके माँ बाप के साथ वैसे ही हैं, डेली बातचीत होती है, लेकिन इसकी वजह से मैंने अपने माँ बाप को कहीं छोड़ दिया। तो ये गिल्ट उसके अंदर था कि मुझे शायद नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन फिर भी दोनों साथ रह रहे थे, झगड़े लड़ाई के बीच में। लेकिन फिर जुलाई 2010 में सतीश एक जमीन खरीदता है और उस जमीन पे उसको अपना एक घर बनाना था। जब उसने जमीन खरीद लिया तो अब भूमि पूजन होनी थी, और भूमि पूजन की तारीख जो थी वो अगस्त के पहले हफ्ते में थी। सारी तैयारी हो गई, भूमि पूजन होनी थी जिस दिन, सब हो गई। प्रियंका के माँ बाप भी यूपी से पहुंचे। इधर सतीश भूमि पूजन में बिजी है। तभी सतीश के माँ बाप भी भूमि पूजन में पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो प्रियंका वहीं पर थी। उसने उन्हें देखकर वापस लौटा दिया। उन्होंने कहा कि ये आपकी नहीं, ये हमारी अपनी जमीन है, हम पति पत्नी की, हमने अपने पैसे से खरीदा है, तो इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए आप इस भूमि पूजन से दूर रहे। बहू के मुंह से ये बात सुनकर सतीश के माँ बाप लौट गए। इत्तेफाक से ये बात सतीश को पता चल गई। जिस दिन ये पता चली उसी दिन सतीश ने ठान लिया
कि अब वो प्रियंका से बदला लेगा और वो उसे मारेगा। और इसी के बाद उसने पूरी प्लानिंग की। अब प्लानिंग ये कि कत्ल कैसे करें और कैसे ये एक लूटपाट लगे। अगस्त फर्स्ट वीक की बात थी, चौथे या पांचवें दिन भूमि पूजन हो गया, लेकिन वो अनजान बना रहा कि उसके माँ बाप को प्रियंका ने लौटा दिया और उसे कोई जानकारी इस बारे में। अब भूमि पूजन से प्रियंका बहुत खुश थी, तो उसी दौरान 2-3 दिन के बाद वो एक बहुत बड़ी पेंटिंग लेकर आता है। उस पेंटिंग में प्रियंका की तस्वीर थी, बड़े साइज की। उसको वो दीवार पे टांग देता है सुबह सुबह, और प्रियंका को पता नहीं। रात की बात है, रात को उसने टांग दिया। सुबह सुबह वो प्रियंका को उठाता है क्योंकि उसे पता है ये स्कूल जाती है। उठाने के बाद कहता है कि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधनी, मुझे एक सरप्राइज लाया हूं तुम्हारे लिए गिफ्ट। प्रियंका खुश हो जाती है, कहते हैं हमारा भूमि पूजन है, अब हमारा ये बनेगा। उसके बाद जहां पे उसने पेंटिंग लगाई थी, उससे पहले ही उसको कमरे में ही उसने उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और उस पेंटिंग के ठीक सामने एक चेयर रख दी और बोला कि अब तुम इस कुर्सी पे बैठ जाओ और जब मैं कहूंगा तभी तुम आंखें खोलना। और ठीक पेंटिंग की तरफ मुंह करके प्रियंका को बैठा दिया। प्रियंका बैठ गई। उसके बाद उसने धीरे से उसकी आंखों की पट्टी खोली। जैसी आंखों की पट्टी खोली, प्रियंका ने देखा कि सामने उसकी ही बहुत बड़ी तस्वीर लगी है। वो बहुत खुश हुई। उसे लगा उससे पति इतना प्यार करता है, उसके लिए इतनी अच्छी तस्वीर उसने दीवार पर घर के इसमें लगाई है। उसने इस बात का जिक्र अपने माँ बाप से भी किया शाम को कि सतीश बहुत अच्छा है, हमारे लिए मेरी तस्वीर एक लेकर आया ये। अब प्रियंका खुश थी। उसे ये भी था कि चलो ये भूमि पूजन और उसके माँ बाप की बात शायद उसे पता ही नहीं है। ये चीज पहला रिहर्सल था, हो गया। अब उसी दिन जब ये खुश होकर गई, तब उसने कहा कि नेक्स्ट वीक तुमको इससे भी बड़ा एक बिग सरप्राइज देंगे, तैयार रहना। अब प्रियंका को लगा कि यार इसने गिफ्ट दिया, अगला क्या हो सकता है। वो इसी डेली पूछे, वो कहेगी बस सरप्राइज है। वो सरप्राइज डे आ गया 10 अगस्त। 10 अगस्त की सुबह 5:30 बजे ही जब जॉगिंग पे जाता है सतीश, जॉगिंग पे जाने की बजाय वो उठा और उसने सीधे प्रियंका को उठाया। प्रियंका को बोला कि आज तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। वो खुश हो गई, बोला चलो। उसने फिर वहीं कुर्सी पर बैठाया उसकी तस्वीर के सामने। बिठाने के बाद उसने कहा कि देखो तुम अपने हाथ से छूकर पता कर लोगी कि क्या मैं दे रहा हूं। उसने कहा मुझे पता है तुम शायद हीरे का हार लेकर आई हो। उसने कहा नहीं, तुम्हें कुछ टच नहीं करना, लेकिन तुम चीटिंग करोगी। वो उसने कहा मैं नहीं करूंगी। उसने कहा नहीं, मुझे यकीन नहीं है। उसने कहा ठीक है, मेरा हाथ बांध दो। उसने दोनों कुर्सी के हत्थे पर अपने साथ रस्सी लाया था, उस रस्सी से उसके हाथ बांध दिए। अभी आंखें खुली हुई थी प्रियंका की। हाथ बांधने के बाद उसने कहा कि अब तुम्हारी आंखें बंद करूंगा, फिर जब मैं वो गिफ्ट तुम्हें दे दूंगा तब तुम्हारी आंखें खोलूंगा। वो मुस्कुराती भी बोलती है ठीक है। इसके बाद वो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है, ठीक पहले 1 हफ्ते पहले की तरह। पट्टी बांधने के बाद अब एक रस्सी का फंदा उसने अपने हाथ में ले रखा था। बहुत धीरे से उस फंदे को उसके गले में डालता है। चूंकि हाथ बंधे हुए थे, एहसास नहीं होता है प्रियंका को कि ये रस्सी है या लॉकेट है या हार है। जब वो गले में जाता है तो वो खुशी खुशी कहती है मैं समझ गई, मुझे इस बार मालूम है गिफ्ट किया, तुम मेरे लिए हार लेकर आया। लेकिन इसके बाद आगे कुछ कह पाती। वो हार जो रस्सी थी धीरे धीरे शिकंजा कसती है और प्रियंका दम तोड़ देती है। प्रियंका की मौत हो चुकी थी, लेकिन सतीश को ये पता नहीं था कि बेहोशी और मौत
में फर्क क्या होता है।